जब इन्होंने इतना टॉर्चर करके उसको मरने पे मजबूर किया है कि मेरा हिस्सा है और मैं पिछले 28 सालों से मतलब धक्के खाती घूम रही हूँ इधर उधर। सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी मेरे को हो रही है कि मैं घर नहीं जा पा रही, मेरी मम्मी को दिखा नहीं पा रही। ये तस्वीरों में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम संजना राठी है और संजना राठी का जो केस है वो हमने बारीकी से कई बार आपको समझाया भी है, बताया भी है। और अब फिर उसी मामले में संजना राठी एक बार फिर संसार क्रांति के कैमरे पर सामने आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें इनके जो ताऊ जी हैं यानी कि बलदेव राठी जी, वो संसार क्रांति के ऑफिस पर आए थे और उन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा था। लेकिन उनके इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही थी उसी के बारे में संजना राठी आज और बड़े खुलासे जो हैं वो करने जा रही हैं। संजना, अब क्या पूरा मामला है? जो आपके ताऊ जी थे वो यहाँ पर आए थे, वो कह भी रहे थे कि संजना का जो हिस्सा बनता है वो हम उसे देने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये बात वो बचपन से कह रहे हैं, जब मैं बचपन में थी कि हम हिस्सा देने को तैयार है। जब मतलब जो मेरी मम्मी थी ना, तो उन्होंने बोला कि जब संजना 18 साल की हो जाएगी हम तब दे देंगे। अब कहते मतलब अब जब पीछे कुछ पंचायतें हुई हैं तो उन्होंने कहा है कि जब इसकी शादी हो जाएगी हम तब दे देंगे। मुझे लगता है कि जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे दुनिया में शायद तब दे देंगे। अभी तक तो कोई ऐसा इरादा उनका है नहीं। बैठक को लेकर भी कई बार बातें हो रही थी, लाल डोरे का भी वो जिक्र कर रहे थे, वो क्या बातें हैं पूरी? दरअसल बैठक जो है वो अब बनी है, पहले वो मेरे पापा की शॉप थी और उन्होंने एक जिक्र भी किया है कि मतलब उनका और मेरे पापा दोनों का जो है वो ट्रैक्टर और साधन खड़े करने की जगह थी। ऐसा नहीं है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डैडी की जगह थी। सबके अपने अपने अलग अलग घर और बैठक की जगह सबको मिली हुई है। जैसा कि अगर आपको लगता है तो आप एक बार मौके पे भी आप आके देख सकते हो। और रही बात घर की, तो वो कहते हैं कि हम जो घर में मतलब हम 3 भाई इकट्ठे थे। अभी आपको रहने के लिए कितने कमरे मिले हुए हैं वहाँ पर? अभी मेरे पास 2 कमरे हैं, एक लॉबी है और बाहर का थोड़ा सा एरिया है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम वगैरह। तो वो उस जमीन पे भी अब कब्जा करना चाह रहे हैं, घुसने की कोशिश? उन्होंने खुद से स्वीकारा है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने वहाँ के ताले तोड़े, मैं अपने ही घर के ताले क्यों तोड़ूंगी। कब्जा वो लोग कर रहे हैं सामान रखने के लिए, उनके खुद के घर होने के बावजूद अनाज वो अपने घर में रख सकते हैं, तो मेरे घर में रखने की क्या ज़रूरत है। अब वो कह रहे हैं कि हम जो संजना का हिस्सा बनता है वो उसको देने के लिए तैयार हैं, तो पेच कहाँ हट रहा है? हाई कोर्ट कौन गया है? हाई कोर्ट का भी जिक्र था। दरअसल हाई कोर्ट सुलेखचंद गए थे और उसके बावजूद अब बलदेव सुखदेव ये सब अब आगे गए हुए हैं। नहीं, एक चीज़ और मेरे को ध्यान आ गई, क्योंकि बलदेव राठी जो थे वो अपने साथ एक वसीयत लेकर के आए थे और उस वसीयत में तो आपका हिस्सा ही नहीं है, आपको तो कुछ बनता ही नहीं। देखिए, जो खरीदी हुई ज़मीन होती है उसमें माँ बाप अपनी मर्जी से किसी भी बच्चे को अपना हिस्सा दें ना दें वो उनकी मर्जी है। बट खानदानी ज़मीन में तो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते ना कि अब क्या तो ये कह दो कि प्रेम सिंह उनके लड़के थे ही नहीं। क्या तो ये हो सकता है कि वो थे ही नहीं, सिर्फ यही 4 बच्चे उनके हैं और बाकी 3 लड़की हैं। या फिर ये है कि भाई बच्चे थे, उन्होंने उनका नाम जिक्र नहीं किया, जिससे साफ पता चल रहा है कि भाई वो मेरे को कुछ देना नहीं चाहते आगे, क्योंकि उन्होंने वारिस का आगे जिक्र किया ही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर मैं वारिस हूँ और वो देना भी चाहते हैं तो फिर वसीयत में नाम क्यों नहीं है? अब सवाल ये भी है संजना, आप जब भी उनके बच्चे बाहर रहते हो, कह रहे थे जब भी वो बच्चे हमारे आते हैं छेड़खानी के आप आरोप उनके ऊपर लगाने शुरू कर देते हो। आपने खुद जो बलदेव हैं आपके ताऊ जी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए, बड़े संगीन आरोप लगाए, एक FIR भी दर्ज आपकी हुई थी, लेकिन वो FIR तो कैंसिल हो गई। जी, दरअसल बात ये है कि ये एक तो पहले जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं, हिंदू महासभा के भी मतलब किसी न किसी पद पे हैं, चौटाला पार्टी से इनका अच्छा संपर्क है, बाकी पार्टियों से अच्छा संपर्क है। और मेन चीज़ ये है कि जो ये कह रहे हैं कि भाई जब बच्चे आते हैं तभी छेड़छाड़ का वो पर्चा दर्ज कराती है, तो जितनी चीज़ मेरे साथ होती है मैं उतना कहती हूँ। अब ये घर पे रहते हैं, ये देखते हैं कि भाई आज घर पे नहीं है या रास्ते में है, या जैसे मैं घर पे आऊँगी उसके बाद जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो ये बच्चों को भेजते हैं, ये खुद नहीं आते। और एक इन्होंने कहा था कि कैमरे हैं, कैमरे होने के बावजूद वो घर नहीं आती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो कैमरे लगे हैं वो मैं मान रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी करते हैं वो भी मैं मान रही हूँ, इनके घर पे भी हैं, मेरे घर पे भी हैं, हर जगह पे हैं। पर कैमरों के सामने ये कोई ऐसी हरकत नहीं करते, पर बाहर होने के बावजूद फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि राजीव भाई आपको पता है कि अगर हम एक सिंगल दरखास्त भी किसी बंदे की देते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, उसके बाद उस पर कितनी कार्रवाई होती है और जिस इंसान ने वो शिकायत दर्ज कराई होती है उसके साथ कितना मेंटली टॉर्चर होता है। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ तो मैं ही मतलब वहाँ से छुट्टी लेके आती हूँ, मेरे को वो चीज़ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो बलदेव सिंह को नहीं करनी पड़ती। बलदेव सिंह की अपनी खुद की शॉप है, वो वहाँ से आते हैं या घर पे होते हैं तो वहाँ से आ जाते हैं, तो मेरे को एडजस्ट करने में और आने जाने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या है कि भाई मैं खुद कोई टॉर्चर कर रही हूँ अपने आप को एक तरीके से, उनके कहने का मतलब ये है। अच्छा, मेरे जो सोर्सेस थे मेरे को पता लगा कि आपके जो फादर थे उनका जो दाह संस्कार किया गया था,
जब वो 2003 में शायद एक्सपायर हुए थे तब 2001 में तो उनका दाह संस्कार खेतों में किया गया था। हाँ जी, उनका दाह संस्कार जो था वो तो क्या उस समय जो गांव था आपका वहाँ कोई शमशान भूमि नहीं थी? शमशान भूमि थी, बट जिस हिसाब से इन्होंने मारपीट की और चीजें की जमीन को लेके, घर वगैरह को लेके, जिसकी वजह से मेरे डैडी नहीं, आप बलदेव जी तो कह रहे हैं कि आपके जो फादर की डेथ हुई वो निजी कारणों से हुई। वो निजी कारण क्या रही उसमें कुछ पता है? आपकी माँ ने कुछ बताया? राजीव भाई उनका एक बिल्कुल ही छोटा सा परिवार था जिसमें मैं, मेरी मम्मी जो कि ऑलरेडी अपाहिज हैं, अभी भी हैं, तंग भी हैं, मेरे पापा थे वो भी अपाहिज थे, उनकी खुद की दुकान थी, जमीन आ रही थी, अपना घर था, तो उनको क्या निजी कारण होंगे उनके? तो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने सुसाइड किया था? सूचना ये थी जी, सुसाइड किया था। मजबूर किया गया सुसाइड के लिए। किसने मजबूर किया था? बलदेव सुखदेव यही थे उस टाइम। वो क्यों, मतलब क्यों कर रहे थे उसको मजबूर सुसाइड के लिए? दरअसल एक तो जमीन का रीज़न था इनका। इन्होंने एक बार मेरे को भी बोला है कि जो प्रेम था, हमने तो ये सोच के शादी की थी कि इसके पास बच्चा ही नहीं होगा, जो कि हमने ऑलरेडी चेकअप वगैरह भी करवाए थे उसके। तो इनको ये था कि बच्चा होगा नहीं, ज़मीन हमारे पास रह जाएगी। वो भगवान की दया ही थी कि मैं पैदा होगी हूँ उसके टाइम। उसके बाद से फिर ये ज़मीन को लेके, दुकान से सामान लाते थे, पैसा नहीं देते थे, जो पैसा होता था वो भी वहाँ से ले जाते थे। उसमें सुलेख चंद जो मेरे दादाजी थे, वैसे वो मतलब बहुत जाने माने नंबरदार थे कई गाँव के, उसमें उनकी जान पहचान अच्छी थी कई गाँव में। अपने गाँव के वो मेन नंबरदार थे और वो भी पैसे वगैरह लेके जाते थे कि भाई आज मुझे काम है, इतने दे दो। तो होते होते वो दुकान खाली होगी लगभग। तो जब मेरे डैडी इस चीज़ को आगे लेके आते थे कि भाई दुकान के लिए सामान चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, इतने पैसे आप लोगों को देने हैं वो दो, तब ये मारपीट भी करते थे और उनको टॉर्चर भी करते थे और बार बार इस चीज़ का वो देते थे ताना कि भाई आप अपाहिज हो। जो हाँ आपके पिताजी का दाह संस्कार हुआ था, जो खेतों की ज़मीन थी, अब वो किसके हिस्से में है फिलहाल? दरअसल वो अभी हमारी इकट्ठी ज़मीन है मुस्तर के खाते में। वो थोड़ा सा एक एरिया था जहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला था कि जब इन्होंने इतना टॉर्चर करके उसको मरने पे मजबूर किया है, तो इसी ज़मीन के लिए अगर मजबूर किया तो इसी ज़मीन में ही इसका मतलब दाह संस्कार करवाया जाए। तो इसलिए उनका दाह संस्कार जो था वो उस ज़मीन में किया गया कि जब इनकी ज़मीन है भाई शमशान घाट में ना किया जाए। वो ज़मीन भी अब इन्होंने खेती के लिए शुरू कर दी है। जो भाई अपने भाई का जहाँ संस्कार हुआ उस चीज़ को संभाल के रखते हैं, उस चीज़ को संभालने की बजाय इन्होंने उस चीज़ में भी मतलब खेती करनी शुरू कर दी, उस चीज़ को बहा दिया। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब वो देना चाहते हैं और मैं नहीं लेना चाहती? मेरी चीज़ है, मैं ही नहीं लेना चाहती। ऐसा तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं कि मेरा हिस्सा है और मैं पिछले 28 सालों से मतलब धक्के खाती घूम रही हूँ इधर उधर। तो ऐसा तो कुछ नहीं। और दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी मेरे को हो रही है कि मैं घर नहीं जा पा रही, मेरी मम्मी को दिखा नहीं पा रही, क्योंकि मम्मी एक मेडिकल जो कंडीशन है ना मेरी मम्मी की, वो थोड़ी कमज़ोर है और मतलब वो ऑपरेशन वगैरह स्ट्रेस वो थोड़ा ज़्यादा लेती हैं, तो वो थोड़ी सी कमज़ोर है इन चीज़ों को लेके, सेंसिटिव ज़्यादा हैं। तो जब बीमार भी हो जाती हैं तो मेरे को घर पे ही उनका इलाज करना पड़ता है किसी डॉक्टर की सलाह लेके या एडवाइस लेके, क्योंकि आपको पता है कि भी मैं स्टाफ नर्स हूँ तो मैं घर पे उनका खुद देखभाल करती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं मेरी मम्मी को दिखाने किसी डॉक्टर के पास लेके जाने की कोशिश करती हूँ, ये पीछे से ताले लगा देते हैं मेरे खुद के घर पे, कब्जा करने की कोशिश पूरी करती है। जो कि मेरे पास वीडियो भी थी, मैंने आपको दिखाई भी कि कैसे इन लोगों ने वो सब किया है। और फिर ये कह देते हैं कि उसकी शादी थी, इसने ताले तोड़े। मेरे को अपने ही घर में ताले तोड़ने की क्या जरूरत? संजना, पूरी जमीन का एक बार रोड़ा समझाइए, रोड़ा क्या है जमीन का आखिरकार? दरअसल वो आपको बता के गए हैं कि 40 किले जमीन है, जो कि 40 किले नहीं है। उसमें उन्होंने पंचायती भी जोड़ दी है, शायद गलती से किसी के बहकावे में आके पंचायती जमीन जोड़ गए। वो मेन जो है वो 34 कनाल के आसपास कुछ है, 34-35 करके कुछ ऐसे ही है। 268 कनाल जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट 268 कनाल 18 मरले कुछ है। और उसमें बाड़ा भी है, हमारी खेती की ज़मीन भी है, रास्ते भी हैं खेत के, और खड्डे वगैरह जो होते हैं वो सब भी है। तो टोटल जो है वो 268 कनाल है। संजना, मेरे को एक चीज़ और समझाओ। 2001 में आपके पिताजी की डेथ हुई और मेरे पास सूचना ये है कि 2001 की डेथ होने के बाद आपकी जो मम्मी थी वो आपको लेकर के अपने मायके यानी कि आपके मामा के घर जा कर के रहने लग जाती है और तकरीबन 16-17 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जो बलदेव था वहीं आपको लेकर के आता है, वही बाकायदा आपको पढ़ाता है, बाकायदा आपकी फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो खुद ही पे करता है। वो ये भी कह रहे थे कि मैं संजना को बाकायदा बैठा करके लेकर आता था, बाकायदा उसको कॉलेज छोड़ करके आता था। इन बातों में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो मतलब बलदेव सिंह के नाम में और सच्चाई में दूर दूर का तो वैसे कोई है ही नहीं, मतलब कि वो सच कुछ बोल सके। उनको थोड़ा सा एक आइडिया है कि किसी को मैनिपुलेट कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। वो अच्छे अच्छे बंदे को मतलब उसका ब्रेन वॉश ही कर देते हैं वो अपनी बातों से जब वो करने पे आए।
तो जब मेरी मम्मी घर गई उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि किसी की शादी हुई और वो अपना ससुराल छोड़ के बेटे को लेके या बच्ची को लेके या अपने लड़की को लेके ऐसे ही घर से निकल जाए बिना किसी रीज़न के। उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। मैं बच्ची थी पर मम्मी बताती हैं कि भाई दवाई नहीं दिलवाते थे, इसलिए मतलब बीमार होती थी मैं, तो इसलिए मेरे को नाना घर पहले भेज दिया गया। मेरी मम्मी जो थी वो वहीं थी, उनको 2-3 महीने 4 महीने उन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है, सिर्फ पानी पे ही जिंदा थी वो। उसके बाद मारपीट हुई वो अलग, और डैडी के नाम से तो आपको पता ही है कि ज़मीन के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। अगर इनको ज़मीन देनी थी तो राजीव भाई देखो, आप भी मतलब सामाजिक चीज़ों को समझते हो जितना आपको लगता है कि मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता है, ज़्यादा तो चलो नहीं उनके हिसाब से। मेन ये है कि 2001 में मेरे पास मतलब फादर की डेथ हुई मार्च में, 5 मार्च 2001। दिसंबर में हमारे पास ये ज़मीन आ भी चुकी थी, मतलब मेरे और मेरी मम्मी के नाम ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद 2003 में ये कह रहे हैं कि केस चल रहे थे, 2003 में घर गई और मैं ही लेके आया। तो 2001 से लेके 3 के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने घर छोड़ा, या उसको मजबूरी लगा लो या सर्वाइविंग करने का तरीका लगा लो, कुछ ही लगा लो आप उसको। तो वो चीज़ अपना घर बार छोड़ना कोई इतना इजी तो है नहीं, क्योंकि अब मेरे कोई नहीं घर में घुसने देते। मेरी माँ के साथ तो उस टाइम अपाहिज है, उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या किया होगा, और फादर के साथ तो और पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्योंकि वो तो बचपन से ही साथ थे। कितना कुछ ज़मीन के पीछे इन्होंने करा है, कितना नहीं करा है। तो उसके बाद मैं घर गई, मेरी मम्मी मेरे बाद मतलब घर पे आई, जब उनको ज़्यादा टॉर्चर कर दिया तब मेरे नाना और लेके आए। 3 साल तक पंचायती चली। जब लास्ट में कहीं पे फैसला करने की बात आती है, ये वहाँ से उठ के भाग जाते थे कि हम नहीं करेंगे जी फैसला। कोर्ट के थ्रू भी ये मेरे को सुनने में आया था कि वो समझौता आपके साथ एक फैसला करना चाहते थे, 2 वकील भी बैठे थे, कुछ ऐसा भी सीन था। अभी हाई कोर्ट में जो मीडिएशन का बताया इन्होंने, तो मीडिएशन इन्होंने लगवाई भी है, और इन्होंने कहा भी है कि वो एडवोकेट चेंज करिए, जो कि मेरा कानूनी अधिकार है। अगर मेरा एडवोकेट किसी और की बात सुनेगा तो मेरा कानूनी अधिकार है कि मैं अपना एडवोकेट चेंज कर सकूं। तो मेरा जो एडवोकेट था वो इनके कहे पे चल रहा है कि एक तो मीडिएशन लग रही है, मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं, जिसके बावजूद मैंने मतलब वो केस जो था वो किसी और वकील को दिया। इन्होंने खुद 50 वकीलों को केस दिए हैं, तो हमें तो इस चीज़ का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मीडिएशन में बात ये हुई थी कि मीडिएशन में जो मैडम थी वो एडवोकेट थी कोई, और वो ना इनकी पार्टी से थी ना मेरी पार्टी से थी, तो वो जज नहीं अपॉइंट किया था उनको। और 2-3 उसकी जो है तारीखें लगी हैं, उन्होंने बैठ के मेरे दूसरे जो ताऊ हैं उनको भी बुलाया, इन दोनों को बुलाया, मुझे भी बुलाया, सबको बुला के उन्होंने पूछा कि किसका कितना हिस्सा है, क्या बनता है और क्या देने को राजी हैं। जब लास्ट में बात एक मोमेंट के लिए पहुंची कि वो चलो ठीक है समझौता हम करते हैं, और मैंने भी बोला कि ठीक है चलो समझौता करते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। उस टाइम इन्होंने सीधा ही वहाँ बोल के आए हैं कि तुमसे कि हमें नहीं जी फैसला फूसला करना है, तुम्हें जो करना है करो, इसको कोर्ट में वापस लिख के भेज दो। तो जब फैसला करना ही था तो फिर वहाँ से उठ के भागने की क्या जरूरत, मेडिसिन जाने की क्या जरूरत पड़ी। बिल्कुल। तो मीडिएशन तो यही लोग इन्होंने कहा ही है कि एडवोकेट के थ्रू इन्होंने मतलब वो की थी, जिसके बाद मैंने एडवोकेट चेंज किया। तो मीडिएशन में तो ये दे ही नहीं रहे हैं, वैसे भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कह ही तो रहे हैं कि दे रहे हैं। बाकी मेरी चीज़ है और मेरा हक है, जो ये कह रहे हैं कि इनका जेन्युइन शेयर है, तो जब इनका जेन्युइन शेयर है, ये उस चीज़ पे खेती भी कर रहे हैं, उस चीज़ में रह भी रहे हैं, उस घर में रह रहे हैं, तो मैंने अगर अपने हिस्से की मांग कर दी तो क्या गलत कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे साथ संजना राठी थी, और बलदेव राठी ने जो बयान अपने रखे थे उन्हीं बयानों के आधार पर आज एक बार फिर संजना ने अपना पक्ष रखा है। और बलदेव राठी जी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार फिर वो संसार क्रांति के ऑफिस आ सकते हैं, और ऑफिस आकर के अपना पक्ष जो है वो बखूबी अपना रख सकते हैं। संसार क्रांति के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।